हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। अभी तक ज्योग्राफी की सीरीज में हमने यूनिवर्स के बारे में देखा। आई होप कि यूनिवर्स के बारे में आप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। अब हमने जो यूनिवर्स पढ़ा वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट था। आज का लेक्चर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये ओवरलैपिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी के बीच में। सो हम अब सोलर सिस्टम में जाएंगे। तो सोलर सिस्टम में फर्स्ट ये हमारा सन है। ड्रॉ करते होंगे ना बचपन में। तो ये सन है और सबसे फर्स्ट प्लेनेट। अच्छा, प्लेनेट्स के बारे में तो आपको पता होगा। 8 प्लेनेट्स आर देयर। कौन से है वो? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक एक करके हर एक प्लेनेट के बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट प्लेनेट इज मर्क्यूरी। तो चलो हम मर्क्यूरी को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो मर्क्यूरी है, मैं जस्ट एम लिख रही हूँ मर्क्यूरी के लिए। तो ये रह गया मर्क्यूरी। अब हम एक काम करेंगे कि इसको तिलक लगाएंगे। तिलक किस चीज का? तो जितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उनकी है, जितने मून्स हैं उनके, उतना हम उनको तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसीलिए इसको तिलक लगाएंगे हम 0 का। याद रखिएगा, यहाँ पे 0 इंडिकेट्स नो सैटेलाइट्स। सो फर्स्ट इज मर्क्यूरी। उसको कोई मून नहीं है, इसीलिए हमने 0 का तिलक किया उसे। अब ये मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा है, एज वेल एज ये सबसे सन के सबसे पास का प्लेनेट है। मतलब कि मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एज वेल एज इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। और अगर सबसे पास में है तो उसको रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? सबसे कम टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पता होगा। और रोटेशन, कोई भी प्लेनेट की 2 मोशंस होती है। फर्स्ट इज रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कि अपनी एक्सिस पे घूमना, अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमना, उसे हम कहेंगे रोटेशन। एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन का मतलब है लाइक आई एम द सन एंड मेरा हाथ जो है, मेरी ये मुट्ठी, वो प्लेनेट है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब है कि वो सन के अराउंड में घूमेगा। हम गुजराती लोग गरबा खेलते हैं तो मुझे तो गरबा याद आ जाता है कि हम भी ऐसे ही करते हैं कि माता जी का फोटो अम्बे माँ का बीच में रखते हैं और फिर उसके अराउंड में गोल गोल घूमते हैं। सो वही है कि गरबा खेलेंगे उसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन, और खुद की एक्सिस पे घूमेगा वो होगा रोटेशन। तो यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन का टाइम की बात कर रहे थे। मर्क्यूरी को रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? 88 डेज। अभी यहाँ पे 88 डेज की अगर बात करेंगे, कभी भी हम डेज लिखेंगे इसका मतलब है कि अर्थ का एक डे। हमारी अर्थ को रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज। वैसे ही यहाँ पे रिवॉल्यूशन करने में 88 डेज लगेंगे। मतलब कि हमारा एक अर्थ डे, ऐसे 88 डेज। मतलब कि हमारे ईयर से मर्क्यूरी का ईयर छोटा है। और उसको रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? 59 डेज। मतलब कि दिन और रात मिला के यहाँ पे 59 डेज होंगे। मतलब कि एक रोटेशन ये पोजीशन पे स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करने में उसको 59 डेज लगते हैं। अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और हमारे ऐसे 24 इंटू 59 करोगे उतने आवर्स में ये रोटेशन करता है। मतलब कि बहुत स्लो रोटेशन है इसका। 59 डेज में वो रोटेशन करता है, जबकि रिवॉल्यूशन सबसे फास्ट है, वो कितना है? 88 डेज में वो करता है। मर्क्यूरी का कोई एटमोस्फियर नहीं है। ये भी एक फैक्ट है जो याद रखना है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास एटमोस्फियर नहीं है। तो मर्क्यूरी का एटमोस्फियर नहीं है। और एटमोस्फियर क्यों नहीं है? बिकॉज सन के सबसे पास में है, बहुत पास में है, और उसकी वजह से ऐसे होता है कि अगर कुछ उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अगर कुछ गैसेस अगर उसके अराउंड में बिल्डअप हो भी जाए तो भी, तो सन के सोलर विंड्स ये एटमोस्फियर को उखाड़ के लेके जाते हैं। मतलब सन के सोलर विंड्स उसके एटमोस्फियर को स्ट्रिप ऑफ करके लेके चले जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे कोई परमानेंट एटमोस्फियर नहीं होता है। बट यस, थोड़ा इसका मैग्नेटिक फील्ड है एज वेल एज ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसकी वजह से हम ऐसे कहते हैं कि उसका एक थीन एग्जोस्फियर है। एग्जोस्फियर मतलब कि बहुत दूर एक कुछ लेयर बन जाता है और उसे भी सोलर विंड उखाड़ के लेके चला जाता है। तो एटमोस्फियर नहीं है, मून नहीं है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी की सरफेस जो है वो सरफेस पूरी क्रेटर से भरी हुई है। यहाँ पे एटमोस्फियर ना होने की वजह से एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक है। कितना?
मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के 1% जितना है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जस्ट 1% है, मतलब काफी कम हो गया। तो उसकी वजह से ये होता है कि कोई भी एस्ट्रॉइड या कुछ भी, वो मीटियोराइट्स आके टकराते रहते हैं। अभी नए भी हम काफी देखते हैं कि रिसेंटली क्रिएट हुए हो ऐसे भी काफी सारे मीटियोराइट के बनी हुई क्रेटर्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो उसकी जो पूरी सरफेस है वो बहुत ही रग्ड है। यहाँ पे कंटिन्यूअस मीटियोराइट की इम्पैक्ट होती रहती है और उसकी वजह से क्रेटर्स फॉर्म होती रहती है। और एटमॉस्फेयर नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। सो लाइफ यहाँ पॉसिबल नहीं है। दूसरा लाइफ पॉसिबल नहीं होने का रीजन है इसके टेम्परेचर्स। इसका जो डे का टेम्परेचर होता है, दिन का टेम्परेचर, वो भी एटमॉस्फेयर नहीं है, उसकी वजह से ऐसे होता है। एक तो सन के सबसे करीब है, प्लस एटमॉस्फेयर नहीं है, और उसकी वजह से डे नाइट टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत वास्ट है। जैसे कि दिन का टेम्परेचर यहाँ पे 430 डिग्री सेल्सियस तक हाई जाता है, जबकि रात को ये पूरा उल्टा होके -180 डिग्री सेल्सियस जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर के कुछ गैसेस होते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसके लिए दिन का टेम्परेचर भले 430 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस जाता है। मर्क्यूरी की स्टडी के लिए काफी सारे मिशंस लॉन्च हुए हैं अभी तक, जिसमें मरीनर 10 एंड मैसेंजर, ये दो पुराने मिशंस है। और अभी जो चल रहा है वो मिशन है बेपी कोलंबो। ये मिशन ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, मतलब कि यूरोपियन यूनियन और जापान का एक कंबाइंड मिशन है, जॉइंट मिशन है। ये मिशन को 2018 में लॉन्च कर दिया गया था और ये 2025 में यहाँ पे पहुंचेगा। अभी वो जो है वो फ्लाई बाय भी थोड़ा डिले हुआ है, 2026 तक पहुंचेगा ऐसे अभी बता रहे हैं। लेकिन ये एक याद रखना है कि बेपी कोलंबो इज द मिशन। अच्छा, ये जो मिशन है वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करेंगे। मिशंस की अगर बात करें तो हम सैटेलाइट्स एंड वो सारी चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर करंट अफेयर्स में ये चीज आती है तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ यस याद रखना है कि मैसेंजर, मरीनर 10 एज वेल एज बेपी कोलंबो, ये जो 3 मिशन है वो स्पेसिफिकली मर्क्यूरी के लिए किए गए थे। मर्क्यूरी को हिंदी में बुध कहते हैं, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है? वीनस। अब हम वीनस को तिलक करेंगे, मतलब कि उसके मून्स का नंबर लिखेंगे। कितने मून्स है इसके, वीनस के? वीनस का भी कोई मून नहीं है, वीनस को भी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, इसीलिए इसको भी हमने 0 का तिलक किया। वीनस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। इंटरेस्टिंग इसके लिए क्योंकि उसके लिए मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा हम जानते नहीं है। जितना जानते हैं उससे क्यूरियोसिटी और भी बड़ी है हमारी। और अभी आपको पता होगा कि वीनस के लिए बहुत सारे मिशंस लॉन्च होने वाले हैं। ऑलरेडी पास्ट में भी वीनस के लिए मिशंस लॉन्च हुए हैं, अभी भी वीनस के मिशंस, अभी अपकमिंग मिशंस काफी है, जैसे कि इंडिया शुक्रयान लॉन्च करने वाला है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं। ये शुक्र बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए काफी इंटरेस्ट जगह है। और वो क्यों जगह है तो अभी हम जब पढ़ेंगे वीनस के बारे में तो हमें ये चीज पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन टाइम देख लेते हैं। इसका रिवॉल्यूशन का टाइम है 225 डेज, मतलब कि 225 अर्थ डेज में ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और उसका रोटेशन 243 डेज का है। इसका मतलब है कि इसका एक साल इसके एक दिन से छोटा है, मतलब कि उसका दिन उसके ईयर से लंबा है। और ऐसा क्यों है, क्यों ये रोटेशन का टाइम इतना ज्यादा है, ये इतना स्लो क्यों रोटेट करता है? और उसका रीजन है कि ये जो रोटेशन करता है वो उल्टा रोटेशन करता है। अच्छा मैडम, उल्टा रोटेशन, उसका मीनिंग क्या हो गया? तो चलो अर्थ के कंटेक्स्ट में हम लेते हैं पहले तो अर्थ कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। कैसे हम बोलेंगे कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करेगी तभी तो सन ईस्ट में उगता है ना। जैसे कि ये रोटेशन हुआ, ये वेस्ट टू ईस्ट। जब मैप देखोगे तो आपकी ये साइड पे वेस्ट होगा, ये साइड पे ईस्ट होगा। लेकिन अगर मैं पढ़ रही हूं तो मेरे लिए ये साइड वेस्ट हो जाएगी और ये साइड ईस्ट हो जाएगी। सो
मैं जब भी बताऊंगी तो वो मेरे कंटेक्स्ट में मत लीजिएगा, वो आप आपके कंटेक्स्ट में लीजिएगा कि आपके लिए सही डायरेक्शन कौन सी है। तो ये आपके लिए वेस्ट है एंड ये आपके लिए ईस्ट है। सो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन मतलब वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह का रोटेशन वो करता है। और बहुत सारे प्लैनेट्स, ज्यादातर प्लैनेट्स रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि हर प्लैनेट पे, ज्यादातर प्लैनेट पे सन ईस्ट में उगता है, ईस्ट में सनराइज हम देख पाते हैं। एक बात ये हुई। अभी ये वीनस कैसा रोटेशन कर रहा है, वीनस उल्टा रोटेशन कर रहा है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे हम वो डायरेक्शन भी देखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ये डायरेक्शन ईस्ट हुई, सो ईस्ट टू वेस्ट उसका रोटेशन है। तो यहाँ पे इससे भी पता होना चाहिए कि रोटेशन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट। और यही रीजन है जिसकी वजह से उसका रोटेशन का जो टाइम पीरियड है ये इतना लंबा है। मैं तो गरबा का एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो कभी एक वीडियो देख लीजिएगा गरबा का, कि कैसे गरबा हम खेलते हैं। गरबा इस तरह से खेला जाता है जैसे कि हम ऐसे ताली लगा के गोल घूमते हैं और ये डायरेक्शन में जाते हैं, एग्जैक्टली वही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट वाली जो डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गरबा खेला जाता है। और जब भी आप ये मोशन में जाओगे, जैसे कि अपने सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्यूशन यही डायरेक्शन में करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे रिवॉल्यूशन वो यही डायरेक्शन में कर रहा है। समझिए, रिवॉल्यूशन की डायरेक्शन जो है वो सभी प्लैनेट्स की यही है, वेस्ट टू ईस्ट हम कह सकते हैं, वही डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये डायरेक्शन में जब जाना होगा तो जस्ट इमेजिन कि आप ऐसे घूमते घूमते जाओगे, तो जो डायरेक्शन रिवॉल्यूशन की है वही डायरेक्शन अगर रोटेशन की होगी तो वो इजी रहेगा। लेकिन अगर आप उल्टा घूम के ये डायरेक्शन में जाना चाहोगे तो गिर जाओगे। ये डायरेक्शन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग गरबा खेलते हैं और जिसने देखा है उसको पता होगा कि जो अगर ताली ऐसे उल्टी लगाता है वो या तो खुद गिरता है और दूसरों को भी गिराता है, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है रिवॉल्यूशन की। बट रिवॉल्यूशन की स्पीड तो यहाँ पे कम हो नहीं सकती, और उसकी वजह से बहुत ही केयरफुली ये क्या करता है, ये डायरेक्शन में धीरे धीरे धीरे, मतलब इतना स्लो घूमता है कि उसका एक ईयर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। रिवॉल्यूशन अब आगे जाके बाद में कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। सो यहाँ पे रोटेशन 243 डेज लेता है वो, क्यों, क्योंकि वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन कर रहा है। बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो कैसे, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, और एक है इसका जोड़ीदार कि जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करेगा, वो मैं आपको बताती हूँ जब वो आएगा तब। अभी यहाँ पे ये याद रखिएगा, मतलब कि मर्क्यूरी वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है जबकि वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है, मतलब कि यहाँ पे सनराइज हमें वेस्ट में दिखेगा। तो कभी भी अगर कोई ऐसे आपको बोले ना कि क्या हुआ आज, सन क्या वेस्ट में उग गया, तो बोलने का हाँ हाँ हाँ, आज सन वेस्ट में उगा है, कहाँ, वीनस पे। अब वीनस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वीनस जो है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। मून, मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर भी नहीं था, मून भी नहीं था। यहाँ पे मून नहीं है लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आजू बाजू में जो हवा है, उससे भी 90% थिक एटमॉस्फेयर वीनस का है। और उसकी वजह से वीनस के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी 90 टाइम्स ज्यादा है अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, एकदम थिक एटमॉस्फेयर, मतलब बहुत सारे गैसेस वीनस पे है, अर्थ से 90 टाइम्स ये थिक एटमॉस्फेयर है। और उसकी वजह से इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वीनस पे, वो भी अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 टाइम्स ज्यादा है। फर्स्ट थिंग ये। अब उसका एटमॉस्फेयर बना किससे है, तो उसका एटमॉस्फेयर जो बना है वो CO2 से बना है मेनली। यहाँ पे 95% जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी नाइट्रोजन है अराउंड 2.3 और 2.5% जितना। बट मेन है 95 to 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसकी वजह से भले ही मर्क्यूरी सन से सबसे पास में है, बट द प्लैनेट विद द हाईएस्ट टेम्परेचर वो मर्क्यूरी नहीं है। वो कौन है, वो वीनस है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर जाते हैं, और उसका रीजन है कि CO2 की जो एक ग्रीन हाउस गैस है, उसका जो प्रपोर्शन है वो 95% है। उसके एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस है उसके 95% सिर्फ CO2 से है, और बाकी सल्फर वाले गैसेस है, जैसे कि
सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे गैसेस है। और CO2 इतना ज्यादा होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो 464 डिग्री सेल्सियस जितना जाता है। और इवन रात को भी ये टेम्परेचर कम होगा नहीं, और इवन ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। रीजन बीइंग मैं बताती हूँ। सो फर्स्ट है कि CO2 95% है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, और वीनस हाईएस्ट टेम्परेचर वाला प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम में। अपनी सोलर सिस्टम में हाईएस्ट टेम्परेचर्स वीनस पे प्रिवेल करते हैं, और उसका रीजन है कि ये ग्रीन हाउस गैस CO2 ये यहाँ पे सबसे ज्यादा है। दूसरा कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से सारे जो एयर है वो वहीं के वहीं रहती है, और यहाँ पे वीनस की अगर हम दूर से अगर उसकी फोटो खींचेंगे तो हम उसकी सरफेस नहीं देख पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वीनस के अराउंड में सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होते हैं, पूरा भरे होते हैं ये क्लाउड्स, चारों साइड यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होते हैं। मतलब ये जो क्लाउड्स है उसमें पानी तो है, यस H2O के क्लाउड्स तो होंगे, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से यहाँ जो रेन होगी वो एसिड रेन होती है। तो यहाँ होता क्या है कि इतने घने क्लाउड्स होते हैं, और उसकी वजह से जो भी एयर है वो एयर भी अंदर के अंदर ट्रैप रहती है, एज वेल एज टेम्परेचर CO2 की वजह से ज्यादा है। यहाँ ऐसा होता है कि ये क्लाउड्स की वजह से सन रेज अंदर जितने आ पाते हैं, नो डाउट सन रेज भी ज्यादातर वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ज्यादातर सनरेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक ही होते हैं, अगर आते हैं तो सनरेज वापस चले जाते हैं, कुछ ही है जो अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर एक बार अंदर आ गए तो जो हीट अंदर आई सनरेज के साथ वो वहीं की वहीं ट्रैप हो जाएगी, बिकॉज CO2 है। वो CO2 जो है वो हीट को ट्रैप करके रख देगा, और उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। प्लस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज ये क्लोज्ड सिस्टम हो गई। और आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जब कोई भी एयर का वॉल्यूम अगर हम फिक्स कर देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। सो यहाँ होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ से कुछ भी एयर जो है वो ट्रैप वो बाहर नहीं निकलती है ज्यादातर। उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये कंडीशन आपने कहाँ देखी है? चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कंडीशन कि जहां पे टेम्परेचर की वजह से एक बंद स्पेस में टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बढ़ रहा हो, एंड इन टर्न प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा हो। ऐसा हमने कहाँ देखा है? सबके घर में ये चीज आप देखते हो हर रोज। की कमेंट? अब मैं आंसर देती हूँ, प्रेशर कुकर में। हमारे घर में प्रेशर कुकर ये ही प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग प्रेशर बंद कर देते हैं, ढक्कन जैसे ही लगा देंगे, अगर हवा निकलती है तो देखना सीटी नहीं बजेगी, और मम्मी बोलेगी कुकिंग भी जल्दी नहीं होगा। लेकिन ये जब हम लीड को टाइट, एयर टाइट बंद कर देते हैं, और नीचे से जब टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर की वजह से टेम्परेचर और बढ़ता है। टेम्परेचर की वजह से प्रेशर, एंड प्रेशर की वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तब तक बढ़ेगा जब तक उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। फिर हमारे वहां तो विसल लग जाती है, यहाँ पे सीटी कौन बजाएगा? यहाँ विसल नहीं लगती है, और इसीलिए कंटिन्यूअस यहाँ पे ये प्रेशर कुकर वाली कंडीशंस जो है वो प्रिवेल करती है। तो कभी अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसपे प्रेशर कुकर कंडीशंस प्रिवेल होती है फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो होगा वीनस। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स ज्यादातर सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है, बहुत ब्राइट होता है। आपने वीनस देखा है? देखो यहाँ, ये वीनस है। चांद के पास आपको ज्यादातर दिखता है या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में। और वीनस हमारे नाइट स्काई का सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम कह सकते हैं। फर्स्ट ब्राइटेस्ट कौन है? मून, ऑब्वियसली पास में है तो मून की रोशनी ज्यादा आएगी, लेकिन वीनस जो है वो सबसे ब्राइट, मून के बाद वाला, मतलब सेकंड टू मून ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है? वीनस है। तो अगर ये भी पूछे आपको कि अर्थ के नाइट स्काई में सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो उसमें आंसर आएगा वीनस। और वीनस को हम कब देखते हैं? ज्यादातर या तो हम मॉर्निंग में देखते हैं चांद के आजू बाजू में, या तो हम इवनिंग में देखते हैं चांद के आसपास में। जे अभी जो फोटो देखा उसमें आपने देखा होगा। और इसीलिए या तो मॉर्निंग में दिखता है या तो इवनिंग में दिखता है, इसीलिए उसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार ऐसा हम उसे कहते हैं। सो
हाँ, नो डाउट इट इज नॉट अ स्टार, बट नाम बहुत पहले दिए हुए हैं और तब पता नहीं होगा कि ये प्लेनेट है, बट स्टार की तरह चमकता है ना, इसीलिए उसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं। किसे? वीनस को। वीनस को हम अर्थ का सिस्टर प्लेनेट या तो ट्विन प्लेनेट भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं? बिकॉज वीनस की साइज, डेंसिटी अर्थ से मिलती जुलती है, इसीलिए उसे अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहते हैं। बाकी अर्थ जैसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अब हम करंट अफेयर्स पे जाते हैं वीनस के। मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन पे वीनस पे लाइफ पॉसिबल है क्या इतने टेम्परेचर में? तो क्या पहले कभी हो सकती है यहाँ पे लाइफ? साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले वीनस पे एक गैस को डिटेक्ट किया है जिसका नाम है फॉस्फिन। साइंटिस्ट ने ये फॉस्फिन गैस उसके क्लाउड में उन्होंने पाया है। क्लाउड में है तो मे बी वो एटमोस्फेयर में भी हो सकता है। एंड फॉस्फिन कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए और उसका बॉडी जब डिके करने लगता है, जब डिकम्पोज होने लगता है बॉडी, तब ये फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होता है। मतलब कि अर्थ पे फॉस्फिन गैस भरपूर है। प्लांट के पत्ते अगर गिरे हैं और उसका डिके हो रहा है, वो अगर डिकम्पोज हो रहा है, तो वहां से फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होगा। कोई भी एनिमल या प्लांट की, मतलब कि लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब भी डेथ होगी तो फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे इन्होंने फॉस्फिन गैस उनको मिला, तो साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले ये कंडीशन ना हो, ये प्रेशर कुकर वाली कंडीशन शायद हो सकता है कि विनस पे पहले नहीं थी, और उसकी वजह से मे बी वहां पे पहले लाइफ पॉसिबल हो सकती है। सो एक ये चीज था कि जो करंट अफेयर्स में है कि फॉस्फिन गैस की प्रेजेंस इंडिकेट्स दैट कि इन द पास्ट वीनस हैड लाइफ फॉर्म्स। कैसे भी लाइफ हो सकती है, तो एक ये चीज है। दूसरा कि बहुत क्यूरियोसिटी है वीनस की सरफेस को देखने के लिए। जहां तक वीनस की सरफेस की बात करें तो कुछ ऑर्बिटर्स हमने भेजे हैं, कुछ है कि जो ये क्लाउड को पेनिट्रेट करके नीचे तक जा पाए। तब पता चला कि वीनस की जो सरफेस है उस पर बहुत वल्केनिज्म एक्टिव है, बहुत ज्वालामुखी है उसके ऊपर, कंटिन्यूअस लावा की नदियां ही बहती रहती है, ऐसा कह सकते हैं हम। सो ये वॉल्केनिज्म, उसकी जो जियोलॉजी है वो कैसी है, ये भी एक देखने के लिए साइंटिस्ट अभी बहुत सारे कंट्रीज वीनस के मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिज्म एक्टिव है, और वो वॉल्केनिज्म ही रीजन है कि जिसकी वजह से इतना CO2 एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। इतना सारा CO2 वाटर वेपर हमारे अर्थ पे भी जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश, वाटर वेपर एज वेल एज सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड्स, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी बहुत सारे गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस प्लस CO2 मेजोरिटी ऑफ देम आर एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत सारा ये होता है, और उसकी वजह से फिर ये चक्कर चलता ही रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा CO2 ऐड होता जाएगा उतना ही ज्यादा वहां पे गर्मी बढ़ती जाएगी, और उसकी वजह से इंटरन प्रेशर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रिवेल करती है, बहुत इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे है, ऐसा हम कह सकते हैं। वो भी ड्यू टू वॉल्केनिज्म। और ऐसा क्यों है कि अभी भी जैसे अर्थ है तो अर्थ पे पास्ट टाइम ऐसा था कि जब बहुत सारे वॉल्केनोस थे और वॉल्केनिज्म एक्टिव थी। अभी भी वीनस पे क्यों? क्योंकि देखिए सारे प्लैनेट्स 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बने हैं, तो सारे एक साथ है, तो अर्थ भी उसी वक्त बनी थी। लेकिन अर्थ जो है वो ठंडी पड़ गई, यहाँ पे इतनी वॉल्केनिज्म एक्टिव नहीं है, यहाँ पे अभी भी इतनी ही वॉल्केनिज्म एक्टिव है। नेक्स्ट थिंग, अभी ये पाया गया है कि वीनस पे जैसे अर्थ पे ओशंस है, पानी के 71% ओशंस है ना, वैसे ही वीनस पे भी ओशंस थे। अब ये जो ओशंस है जो कि पहले 5000 मीटर्स डीप थे ओशंस, अब वो जस्ट 5 सेंटीमीटर जितना रह गया है लेयर, उतना पानी रह गया है। मतलब कि वीनस इज ड्राइंग आउट, वीनस अभी ड्राई बन रहा है, उसका पानी उड़ जा रहा है। हमारे अर्थ पे ऐसे होता है? तो इवेपोरेशन तो हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन होने की वजह से क्या पानी कम हो जा रहा है? ओशंस तो है ना भरे बड़े, बहुत सालों से ओशंस वही के वही ऐसे के ऐसे ही है। नो डाउट अभी थोड़ा ऐसा है कि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सर्फेस टेम्परेचर थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इवेपोरेशन भी उतना ही हो रहा है। सो वो इफेक्ट निगेट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे अपने वहां पे एक वाटर साइकिल होती है कि इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे और पानी फिर से वापस गिर जाएगा एज अ प्रेसिपिटेशन, बारिश हो जाएगी और पानी वापस अर्थ पे आ जाएगा, और इन टर्न रिवर्स से होता ओशंस में चला जाएगा। तो ओशन का पानी कम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है। वीनस पे क्या हो रहा है कि पानी जो है वो उड़ जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? वो इसकी वजह से यहाँ पे एक थियरी डेवलप की है इन लोगों ने कि होता ऐसा है
कि जब भी पानी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जा रही है तो एक तो इतना हाई टेम्परेचर प्लस सोलर रेडिएशन, ये दोनों की वजह से ये जो वाटर वेपर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें डिवाइड हो जाती है, मतलब कि H2O जो है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये हो रहा है कि हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, और उसकी वजह से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलके एक आयन बना रहे हैं जिसे कहते हैं HCO प्लस, जिसे फॉर्माइल कैटायन कहा जाता है। तो ये ऐसा एक फॉर्माइल कैटायन बन जाता है, HCO प्लस बन जाता है। अब हुआ क्या कि यहाँ का एक हाइड्रोजन ये इधर चला गया, H और O रह गए, तो ये जो H प्लस रह गया, ये H ये इसके एटमोस्फियर से यहाँ से ये निकल जाता है, उसका डीके हो रहा है। और ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन यहाँ HCO प्लस में चला गया और दूसरा हाइड्रोजन निकल गया, तो ऑक्सीजन अकेला ही रह गया ना, तो हाइड्रोजन है नहीं कि वो पानी फिर से बना पाए, ये प्रोसेस हो रही है और उसकी वजह से अपना वीनस जो है वो ड्राई आउट हो रहा है। तो ये सारे करंट अफेयर्स है। फर्स्ट, फॉस्फिन की प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि लाइफ फॉर्म यहाँ पे है। दूसरी चीज कि प्रेशर कुकर कंडीशन हो रही है और इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट वो बहुत इंटेंस हो गई है, और उसकी वजह से होता यह है कि यहाँ पे पानी जो है वो भी कम हो रहा है, यहाँ के ओशंस जो है वो ड्राई हो रहे हैं धीरे धीरे। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो पानी है वाटर वेपर, उसके ऊपर ये इतना टेम्परेचर प्लस रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की इफेक्ट की वजह से वो HCO प्लस एंड H प्लस ऐसे दो आयंस बना देता है, और उसकी और ये हाइड्रोजन आयन जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, तो वापस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है और वो ड्राई आउट हो रहा है। और यही सारे रीजंस है कि जिसकी वजह से वीनस के इतने मिशंस होने वाले हैं, जैसे कि इंडिया शुक्रयान भेजने वाला है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एनविजन मिशन भेजने वाला है, नासा दा विंसी करके एक मिशन भेजने वाला है। तो ये वीनस के मिशंस क्यों इतनी क्यूरियोसिटी है, क्यों है, तो उसके लिए दो थियरीज है। एक थियरी ऐसी है कि वीनस पहले अर्थ जैसा होगा, मतलब कि वहां पे लाइफ थी, पानी भी था, टेम्परेचर इतने ज्यादा नहीं होंगे उस वक्त, और उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स थे। और धीरे धीरे हुआ क्या कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतनी बढ़ने लगी कि धीरे धीरे ये लाइफ जो है वो चली गई, और यहाँ पे इतनी गर्मी होने की वजह से वो जल्दी ठंडा नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे वल्केनिज्म एक्टिव हो गई है और ये कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, मतलब कि इंटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि अब जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन वीनस पे आ गई है। और इसीलिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वीनस पहले अर्थ जैसा था और आज उसकी ये हालत है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का टिपिंग पॉइंट कब आ गया, कि जब उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको ये चीज पता होगी कि अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट काफी एनहांस हो रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये सारी चीजें आप बार बार न्यूज में देखते होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि अर्थ पे भी अब टेम्परेचर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये जो टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ये टेम्परेचर्स कब तक बढ़ेंगे कि उसको हम रिवर्स कर पाए, हम कुछ ट्राई करके रिवर्स कर पाए। मतलब कि अगर वीनस की स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों इतनी इंटेंस है, कौन सा ऐसा पॉइंट आ गया था कि बाद में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बढ़ गई और ये जो लाइफ थी वो अभी नाश हो गई, ये लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई वहां पे। तो ये अर्थ की ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए एज वेल एज अर्थ के ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर ट्राई करके हम थोड़ा सा डाउन कर पाए, उसकी वजह से वीनस के ऊपर बहुत क्यूरियोसिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि वीनस आज जो है वहां से बाद में अर्थ जैसा बने। एक ये भी थियरी कुछ साइंटिस्ट प्रपोज करते हैं। जैसे कि अर्थ की बात करें तो अर्थ की अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री आप देखोगे तो अर्थ जब जन्मी तब वो भी आग का गोला थी, धीरे धीरे उसका क्रस्ट ठंडा पड़ता गया, मतलब कि क्रस्ट जो है वो कूल डाउन हुआ और सॉलिड हो गया, सॉलिड सरफेस आ गई। और फिर अभी भी अंदर की गर्मी थी, उसकी वजह से वॉल्केनिज्म काफी एक्टिव थी, और एट द टाइम हमारी अर्थ पे भी CO2 का प्रोपोर्शन ऐसे ही कुछ था, तब CO2 डोमिनेंट गैस था हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ
कि ये प्रोसेस चलती गई, वोल्केनिज्म होती गई, CO2 भी ऐड होता गया, साथ में वाटर वेपर भी ऐड होती गई, और फिर बादल बन गए बहुत सारे, और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक जस्ट बारिश होती रही। और वो बारिश होने की वजह से एटमोस्फियर का जो CO2 था, ये CO2 सारा जो है वो पिघल के ओशंस में चला गया, और फिर ओशन के अंदर लाइफ आई, और आज जो हम अर्थ देख रहे हैं वो। सो ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है कि अर्थ जो कुछ मिलियन ईयर्स अगो अर्थ की जो हालत थी वो आज वीनस की है, और बाद में वो अर्थ जैसा बने। और पहली थियरी क्या थी कि वीनस पहले अर्थ जैसा था और आज ये कंडीशन में आया। आपको क्या लगता है कि कौन सी थियरी करेक्ट होनी चाहिए? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी थियरी करेक्ट होनी चाहिए, कि वीनस पहले अर्थ जैसा था और आज ये कंडीशन में पहुंचा, कि अर्थ जो कंडीशन में पहले थी वो कंडीशन में आज वीनस है और कुछ सालों के बाद वो अर्थ जैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी लाइफ आ जाएगी। आप मुझे कमेंट करके ये चीज जरूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हो। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी कि एक्चुअली मुझे क्या लगता है, कौन सी थियरी वो ज्यादा पॉसिबल लग रही है कि क्या हो सकता है। तो अब ये सोचो कि अगर वीनस पे हम जाए तो क्या होगा। हम पैराशूट लेके वीनस पे उतर रहे हैं, फर्स्ट क्या होगा कि उसके जो क्लाउड्स है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिड रेन है, तो उसकी वजह से पहले तो हम जलते जलते नीचे जाएंगे। फिर जैसे ही जाएंगे, अगर सरफेस पे लैंड कर गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लैंड किया तो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही पहले तो पिचकू बन जाएंगे हम। क्यों? एटमोस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, तो अपना बॉडी वो कोप अप नहीं कर पाएगा और पिचकू बन जाएंगे, और साथ में ही वो जल जाएगा, इंसिनरेट हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर तो देखो भाई, इतने टेम्परेचर में कौन सा शरीर रहने वाला है, मतलब राख बन जाएंगे तुरंत। ज्यादा मत सोचो, इमेजिन मत करो, हम जाने वाले नहीं है। बट वहां पे एक साथ ये सारी कंडीशन होगी, टेम्परेचर, प्रेशर की इफेक्ट प्लस एसिड की इफेक्ट, ये सारी चीजें आएगी, तो हम तो वहां नहीं जा सकते हैं। इवन कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लैंड नहीं करवा पाते हैं ज्यादातर, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर लैंड करते हैं तो अपने पास ऐसे बहुत सोफिस्टिकेटेड मेटल्स या ऐसा नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट लैंड कर पाए, या कुछ भी प्रोब अगर हम भेजेंगे, कोई लैंडर अगर हम भेजते हैं, तो वो मिनट्स में वो प्रेशर में क्रश हो जाता है, या तो वो एसिड जो है उसको जला डालता है और पूरा वो भी राख बन जाता है। लेकिन हाँ, याद रखना कि रशिया का एक मिशन था वेनेरा, ये वेनेरा में एक लैंडर उन लोगों ने लैंड किया था, और वो 2 घंटे तक विनस पे था, और उसी ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो ये विनस हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि वीनस के मिशंस आने वाले हैं, वीनस के मिशंस के बारे में न्यूज आते रहते हैं, और अगर न्यूज आते हैं तो उसके बेसिक्स से वीनस की ये सारी चीजें आपको एग्जाम में ये लोग पूछ सकते हैं। अगेन एक बार वीनस रिवाइज कर लेते हैं, तो वीनस को कोई मून नहीं है। वीनस का रिवॉल्यूशन पीरियड 225 डेज है, मतलब कि एक साल उसका 225 डेज का है, और रोटेशन पीरियड 243 डेज का है, मतलब उसका एक दिन 243 डेज जितना होता है, और उसकी वजह से उसका एक साल उसके दिन से छोटा है, मतलब कि दिन साल से लंबा होता है यहाँ पे। और उसका रीजन क्या है? तो उसका जो रोटेशन है, ये रोटेशन कैसा हो रहा है? ये रोटेशन उल्टा हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेशन कर रहा है, नॉट वेस्ट टू ईस्ट। बाकी सारे प्लैनेट जैसे हमारी अर्थ, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है, मतलब यहाँ पे सनराइज वेस्ट में होता है। देन वीनस का टेम्परेचर जो है वो कितना है? 464 डिग्री सेल्सियस, ये रात दिन ऐसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटमोसफियर है बहुत ही थिक एटमोसफियर है, नंबर ऑफ गैसेस, गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा है अराउंड। अर्थ का जो एटमोसफियर में जितने गैसेस है उससे 90 टाइम्स ज्यादा गैसेस यहाँ पे है, और वो उसमें भी CO2 95 to 96% जितना है, और उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंटेंस होती है, और इतना टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है। टेम्परेचर है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स होने की वजह से ये जो गैसेस है वो वहां पे ही ट्रैप होते हैं, प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो वो भी डाउनवर्ड साइड लगेगा, तो उसकी वजह से ये ट्रैप्ड गैसेस जो है उसमें टेम्परेचर जितना बढ़ेगा प्रेशर भी उतना बढ़ेगा, जिसे हम प्रेशर कुकर कंडीशन कहेंगे। दूसरा कि सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स यहाँ पे होते हैं, और ये क्लाउड्स सन रेज जो है उसको ज्यादातर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत ब्राइटली शाइन करता है, एकदम ब्राइट स्टार जैसा हमें दिखता है। ये या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में हमें दिखता है, इसीलिए ऐसे हम मॉर्निंग स्टार या तो इवनिंग स्टार ऐसा भी कहते हैं। दूसरा कि ये हमारे अर्थ के नाइट स्काई का सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर मून। फॉस्फिन की प्रेजेंस वहां पे हमें मिली है, जो इंडिकेट करता है कि मे बी इन द पास्ट कुछ लाइफ यहाँ वीनस पे हो सकती है, होगी। दूसरा हमें ये पता चला है कि वीनस वो ड्राई आउट हो रहा है, यहाँ पे वाटर वेपर का हीट प्लस
सोलर रेडिएशन की वजह से H2 और O में वो डिवाइड हो जाता है, और फिर वहां से ये जो H है वो भी दो आयंस में H+ में होता है। उसमें से एक H जो है वो HCO+ ऐसा कैटायन बनाता है, और दूसरा हाइड्रोजन का जो आयन है वो निकल जाता है उसके एटमोस्फियर से। कैसे ये नहीं पता, इसलिए तो इतने सारे प्रोब्स हम भेजने वाले हैं, इतने सारे मिशंस हम वहां पे भेजने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स है। उसके सरफेस के ऊपर बहुत वॉल्केनिज्म एक्टिव है, इतनी ज्यादा वॉल्केनिज्म है कि जिसकी वजह से CO2 और बाकी सारे ग्रीन हाउस गैसेस वो कंटिन्यूअस ऐड होते रहते हैं। क्लियर है? बाकी के प्लैनेट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, जितना हो सके ये वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस यहाँ यूट्यूब के थ्रू आपको कंप्लीट करवाऊंगी, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय।